नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमारे घर के जो फीमेल है, हमारे घरों में जो भी महिलाएं रहती है, जो भी औरतें हैं, कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है और ज़्यादातर महिलाओं के यूट्रस में समस्या आ रही है। ज़्यादातर आजकल लेडीज़ यही शिकायत लेकर के डॉक्टर साहब के पास जाती है कि डॉक्टर साहब मुझे ना पीरियड्स बिल्कुल सही टाइम पर नहीं होता है और होता है तो काफ़ी क्रैम्प्स होता है, काफ़ी ज़्यादा हमको दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा हमको तकलीफ़ होती है और बिल्कुल नॉर्मल सा नहीं लगता है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। बॉडी में आप देखते होंगे, आपके घर में मम्मी है, बहन है, तरह तरह के उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है कि अक्सर फीमेल को इतनी ज़्यादा शिकायत क्यों रहती है उनके खुद के बॉडी से? तो बॉडी उनका है लेकिन प्रॉब्लम्स आजकल जनरेट हो रहा है। बहुत सारे रीज़न है। खान पान हमारा एक सबसे बड़ा रीज़न है, उसके अलावा इन्वायरमेंट रीज़न है, उसके अलावा पॉल्यूशन रीज़न है, उसके अलावा आप अगर कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसमें मौजूद केमिकल रिस्पॉन्सिबल है इन सभी दिक्कतों का। तो हम सारे केमिकल्स को हटा तो सकते नहीं हैं, क्योंकि आजकल हम जिस जमाने में रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें केमिकल से बनी होती है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने की। कल का लेक्चर आपको रात में मिला था, थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन आज शेड्यूल के हिसाब से गायनी है हमारा टॉपिक नहीं सब्जेक्ट है, गायनिकोलॉजी, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, जिसको हमको अच्छे से पढ़ना है। और आज हम ये सीखेंगे कि फीमेल की जो ये शिकायतें होती है ना, क्यों हो जाती है, हमको ये समझना है। यूट्रस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यूट्रस में होने वाले बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्रॉब्लम आपको गिनाने के लिए बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, 24 घंटा लग जाएगा। मैं आपको बताते रहूंगी और आप सोते रहोगे, सो जाओगे आप सुनते सुनते कि क्या बोल रही है, कितना लंबा बोल रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। फीमेल का जो बॉडी है, आज के सब्जेक्ट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना होता है और उससे संबंधित बीमारियों को पढ़ना होता है। तो जो सिस्टम है आज हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक है हमारा आज है कॉमन गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब जो घर की महिलाएं हमेशा शिकायत करते रहती है, मुझे ये हो रहा है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे पैर में दर्द है, मुझे पीरियड्स के टाइम में सही महसूस नहीं होता है, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यूट्रस में दिक्कत हो गया है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि यूट्रस में सिस्ट बन गया है, बल्कि यूट्रस हो गया है। तो क्या हो जाता है समझ में तो आता नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली ज़्यादातर महिलाएं ग्रसित किस चीज़ से है, ज़्यादातर महिलाओं में हम एंडोमेट्रियोसिस को देखते हैं। ये क्या होता है? यूट्रस आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यूट्रस कुछ इस टाइप का होता है और ये हेल्दी यूट्रस है। यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। सबसे अंदर वाले जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उसके बाद जो बीच वाला होता है जो कि काफ़ी मोटा होता है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाले लेयर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो बच्चे का डेवलपमेंट किस में होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है काफ़ी थिक होता है, मोटा सा होता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है ना तो उसको सपोर्ट यही वाला लेयर देता है, गर्भाशय के सबसे अंदर वाली दीवार देती है। नॉर्मल आपका यूट्रस ऐसा है, कोई भी फीमेल है उनका नॉर्मल यूट्रस ऐसा है, लेकिन जब भी उनको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो जाएगी, समस्या उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, अंदर वाला लेयर जैसा है एग्जैक्टली बाहर भी बिल्कुल वैसा ही एक्स्ट्रा स्किन आने लगता है। जैसे आपके फेस पे कभी तिल आने लगता है, कभी मस्सा आने लगते हैं, कभी मोल्स आने लगते हैं, कभी पिगमेंटेशन होने लगता है। तो क्या हो रहा है ना कि बॉडी जैसा है वैसा तो नहीं है और ऊपर से उसी टाइप का लेयर ऊपर ऊपर आने लगता है। उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। और इस टाइम में जिसको भी पीरियड होगा, फीमेल को होता है, उसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स महसूस होंगे, बहुत तेज दर्द महसूस होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिस्मेनोरिया। मेडिकल टर्म में आगे हम सीखेंगे डिस्मेनोरिया बोलेंगे, ठीक है। और अगर पेनफुल इंटरकोर्स हुआ, जब इंटरकोर्स करती है अगर कोई लेडी, अगर उनका शादी हो गया है, तो इस टाइम में जब उनको ये वाली समस्या होगी तो इंटरकोर्स करने में, सेक्सुअल एक्टिविटी करने में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा और उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं डिस्पैरियूनिया,
ठीक है, मेडिकल टर्म इनका ये होता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये भी गर्भाशय में होने वाला एक डिसऑर्डर है, एक विकार है जिसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। जो पीसीओडी होता है, आप भी सुनते होंगे, हमेशा आप भी देखते होंगे लोग इसको बहुत ज़्यादा अभी जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जो पीसीओडी होता है, इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय होती है और उसके साथ साथ जो ओवरी है उसमें तरह तरह के सिस्ट बनने लगते हैं। अब सिस्ट का मतलब क्या है? सिस्ट का मतलब है कि जब भी ये वाली समस्या होगी तो बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। अगर ये कोई फीमेल है तो उसकी बॉडी में हर महीने हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। उस चेंज में क्या होता है कि बॉडी में एक तरह का पदार्थ होता है, क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन और एलएच। इस टाइम में ये वाला जो दोनों केमिकल है ना, इसका अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और साथ ही साथ मेल हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर मेल हार्मोन भी है कुछ अमाउंट में, लेकिन अगर वो मेल हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे दाढ़ी आने लगेगा, मेरे चेस्ट पे बाल आने लगेगा। तो ये सारे कंडीशन होने लगते हैं और साथ ही साथ आप ये नोटिस करते होंगे कि उनको यहाँ पे एक्ने आने लगेगा, पिगमेंटेशन होगा, पिंपल्स ज़्यादा होने लगेंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मेनली क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों में डिफरेंट क्या क्या चीज़ है? डिफरेंट यही है कि जब भी पीरियड होगा तो दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होगा और तकलीफ भी होगा उस पेशेंट को। साथ ही साथ अगर ओवरी है, फीमेल है तो ओवरी होगी और यहाँ पर एफएसएच बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? वेट गेन होने लगेगा। आप देखते होंगे जिस भी महिला को पीसीओडी है वजन काफ़ी बढ़ने लगता है, तो ये केमिकल एफएसएच के बढ़ने की वजह से होता है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इमेच्योर एग सेल्स रिलीज होने लगते हैं। हम सब जानते हैं कि ओवरी क्या बनाती है? एक एग बनाती है और वो एग जब फर्टिलाइज होता है तभी एक फीमेल प्रेग्नेंट हो पाती है, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो नहीं हो पाती है। लेकिन इस कंडीशन में इमेच्योर एग बनते हैं और रिलीज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तरह तरह जो है वो सिस्ट इकट्ठा होने लगता है। मतलब एग ज़्यादा बन रहा है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बन रहा है, तो उस टाइम में, उस कंडीशन में सिस्ट क्या ये फॉर्म लेता है और सिस्ट बाद में जा करके कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर हो सकता है उस फीमेल को। इसीलिए पीसीओडी या फिर पीसीओएस है। अगर पीसीओडी है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप अपने खान पान को सही करके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर पीसीओएस है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम यहाँ ओवरी में भी है और साथ ही साथ यूट्रस में भी समस्या आ जाती है, जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने आप को देखते रहिए, अपने बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करते रहिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रखनी है कि बाद में दिखवाएंगे, बिल्कुल नहीं। तीसरा ये होता है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर तो काफ़ी लोगों को है, काफ़ी लोगों को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से सब परेशान है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को पीरियड्स होता ही नहीं है टाइम पे, या फिर हो ही नहीं रहा है, बंद हो गया है। दो कंडीशन होते हैं इसमें, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। हम उसको मेडिकल टर्म में एमेनोरिया बोलते हैं। अगर कोई लड़की 16 साल की हो गई है और उसको अभी तक पीरियड्स नहीं हुआ है, पीरियड उसको अभी तक नहीं हुआ है, बहुत लेट हो रहा है, सब बोल रहे हैं कि ये इतनी बड़ी हो गई है, इसको अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि पीरियड्स बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल वे में हो रहा था लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक पीरियड्स आपको आए नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। मेडिकल टर्म है, याद रखना है। दूसरा ये होता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस कंडीशन को, उस टर्म को हम डिसमेनोरिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। कभी कभी नॉर्मल बिल्कुल पीरियड होता है लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, आपको पैड बहुत बार चेंज करना पड़ रहा है, उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में मेनोरेजिया बोलते हैं। अब क्या है कि नॉर्मल पीरियड हो रहा है लेकिन बीच बीच में आपको खून दिख रहा है कि हाँ वजाइना से खून आ गया है, उस टर्म को हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं। कभी कभी मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा आने लगता है, मतलब 10 दिन पे 15 दिन पे आपको आने लगा है। अब क्या हो रहा है कि बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। 21 दिन का ये साइकिल होता है, उसके बाद आना है या उसी दौरान आना है पीरियड को, तो जल्दी जब आ जाएगा तो उसको हम पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। और अगर किसी का पीरियड 2 दिन से कम टिकता है, मतलब आज हुई
और कल तक ठीक है, परसों बिल्कुल खत्म है, इसका मतलब है कि आपको भी दिक्कत है। आपको क्या है, आपको है हाइपोमेनोरिया। अब कभी कभी ये होता है कि किसी किसी का 30 दिन हो गया है, 35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, पीरियड्स बहुत लेट आ रहे हैं, और ये जब आपको प्रॉब्लम होगी बॉडी में तो आपको समझना है कि देर नहीं करना है, वरना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। उसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल औरतों में, जो शादीशुदा औरतें हैं, उसमें क्या देखा जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि उनका जो यूट्रस है वो आगे की तरफ खिसक गया है। उनको फील होता है कि कुछ वेजाइना से कुछ नीचे की तरफ पार्ट्स आ रहे हैं, कुछ लग रहा है, कुछ हेवी सा, कुछ भारी सा महसूस होता है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, वेजाइना के पास। उसी को हम बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, मतलब नीचे की तरफ आपका यूट्रस खिसक जाता है। कौन सी औरतों में ये देखा गया है, उस औरतों में जो औरतें बच्चे को जन्म देती है, एक से ज्यादा बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है, उन औरतों में ये सारे कंडीशन देखे जाते हैं। ये स्पेशली जो यूट्रस वाला है वो स्पेशली, वैसे मेंस्ट्रुअल वाला जो था वो लड़कियों में भी देखा जाता है। औरतें एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है, उन औरतों को हम मेडिकल टर्म में मल्टीपोरस वुमेन बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मली क्या कारण है ऐसा होने का, जब भी जन्म देंगी तो पेरिनियल टियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेजाइना और एनस, अभी मैं आपको बता दूं हल्का सा, अगर ये वेजाइना है, ठीक है, ये और ये एनस है, एनस से क्या होता है, स्टूल पास होता है, वेजाइना से आपका पीरियड बाहर निकलता है और और यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है, और बच्चे का बर्थ भी वेजाइना से होता है। तो वेजाइना और एनस के बीच के पार्ट को, बीच के पोर्शन को हम पेरिनियल एरिया बोलते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये एरिया काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, लिगामेंट्स पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो भी मसल्स है, लिगामेंट्स है, वीक हो जाते हैं और ये फट भी सकता है। इसीलिए टाइम रहते हमेशा यहाँ पे कट लगा देना चाहिए जब भी बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो रहा हो तब, ठीक है। तो उस कंडीशन में, या फिर बच्चे को जन्म देते वक्त जब नर्व्स पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और यहाँ पे कौन सा नर्व्स होता है, बच्चे को जन्म देने के टाइम में कौन सा नर्व डैमेज होता है, प्यूडेंडल नर्व, अगर वो नर्व डैमेज हो गया तो उससे भी दिक्कत होता है। और फिर क्या हो जाता है, यूट्रस नीचे की तरफ खिसक जाता है। अगर बच्चे का साइज बड़ा है, बच्चा काफी ज्यादा मोटा हो गया है, मतलब हेल्दी है, बहुत ज्यादा मोटा है, तो भी दिक्कत होता है नॉर्मल डिलीवरी में। या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट हो रही है, आपने गैप नहीं किया है, अभी आपने मतलब एक बच्चे को जन्म दिया है और हर साल आप दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके इस वाले पार्ट पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका यूट्रस नीचे की तरफ खिसक सकता है। और एक और चीज, प्रेगनेंसी के बाद क्यों बोलते हैं डॉक्टर कि आपको खुद का ख्याल रखना है, खांसी लंबे वक्त तक नहीं रहना चाहिए, वरना आपके इस वाले एरिया पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी यूट्रस नीचे की तरफ खिसक सकता है। और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए उस लेडी को, वरना यूट्रस नीचे की तरफ खिसक सकता है। अब जब यूट्रस नीचे की तरफ खिसकता है तो दो तरीके से खिसकता है। कैसे, पहला तो ये है कि जब यूट्रस खिसकेगा तो उसके साथ साथ आपकी पेशाब की थैली भी हल्का सा खिसकेगी और आपको ये महसूस होगा। खांसते हैं तो पेशाब हो जाता है, बहुत सारी लेडीज को ऐसा लगता है, तो उसी को हम यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स बोलते हैं। पेशाब की थैली भी हल्की सी खिसक जाती है। दूसरा ये होता है कि जन्म से किसी बच्ची को प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है, उसमें पेशाब की थैली नहीं खिसकती है, क्योंकि उसको तो जन्म से दिक्कत है, जन्म से है तो इसीलिए हमने उसको कॉन्जेनाइटल बोला है। और जन्म से जब दिक्कत होता है तो सिर्फ यूट्रस उनका नीचे की तरफ खिसका हुआ होता है। जब यूट्रस खिसकता है तो उसकी डिग्री भी होती है, कितना डिग्री खिसका, ये हमको जानना इसीलिए है क्योंकि हम अभी गायनिकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर 1 डिग्री खिसकेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपकी सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स ये वाला पार्ट होता है, सर्विक्स आपकी ये वाला पार्ट होता है, वेजाइना आपका ये वाला पार्ट होता है। तो जो आपका सर्विक्स है, इसमें देखिए ये है सर्विक्स आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेजाइना। तो ये जो सर्विक्स है, ये अगर वेजाइना में और ज़्यादा खिसक गया थोड़ा सा तो 1 डिग्री, ठीक है। दूसरा और हल्का सा खिसका यहाँ तक, जब खिसकेगा, जब यहाँ तक पूरा वजाइना की पूरी लाइनिंग तक तो 2 डिग्री। और जब यहाँ पे इंट्रोइटस बोलते हैं, वजाइना है ये अंदर से हम देख रहे हैं ना, लेकिन अगर बाहर से अगर होल देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो जो बाहर की ओपनिंग होती है वजाइना की, मेडिकल टर्म में उसको इंट्रोइटस बोलते हैं। अगर सर्विक्स आपकी वजाइना के बाहर वाली ओपनिंग से बाहर आ जाए तो हम उसको
3 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, आप नोट भी कर सकते हैं। 3 डिग्री बोलते हैं। और चौथा, अगर यूट्रस भी साथ में, सर्विक्स के साथ साथ अगर यूट्रस भी बाहर एकदम आ जाए, वजाइना के बाहर, दर्द जब तक ना हो तब तक जबरदस्ती बच्चे को बाहर नहीं निकालना है। दूसरे स्टेज में हमको क्या करना है, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो पेरिनियल एरिया को कट कर देना है। जैसा कि मैंने बताया, वजाइना और एनस के बीच के स्पेस को हम पेरिनियल एरिया बोलते हैं। इसको हल्का सा कट कर देना है ताकि ज्यादा प्रेशर ना पड़े और स्किन और लिगामेंट बिल्कुल ठीक रहे। तीसरा ये कि जब हमने कट किया यहाँ पे, तो तीसरे स्टेज में हमको उसको सिलना भी है, उसको हम सूचर बोलते हैं। चौथे स्टेज में क्या करना है, चौथे स्टेज में हमको ये देखना है कि उसको खांसी ना हो प्रेग्नेंट लेडी को, और उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो क्या होगा, तो प्रेशर पड़ेगा इस वाले एरिया पे वजाइना के पास, तब यूट्रस उनका नीचे आ जाएगा। इसीलिए हमको कोशिश करना है कि उनको खांसी और उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए अच्छे से हमको एजुकेशन भी देना है। सारी चीजें हो गई। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होता है अगर यूट्रस नीचे की तरफ आ जाए? नॉर्मली अगर आपको डॉक्टर साहब ने ये बोला है तो क्या करना पड़ेगा, आप यूट्रस को पूरी तरह से बाहर निकलवा ले। ठीक चीज तो ये है कि जब किसी का शादी हो गया है, बच्चे हो गए, तो उनको ये सजेशंस दिया जाता है कि आप यूट्रस को ही निकलवा ले। उसको हम बोलते हैं वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर है उसको भी ठीक किया जाए और यूट्रस को भी ठीक किया जाए, उसको हम बर्च ऑपरेशन बोलते हैं। तीसरा ये होता है कि जो वजाइना की जो दीवार है जो वीक हो गई है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आगे से और पीछे से भी काम करते हैं, उसी को हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोलोरेफी बोलते हैं। उसके बाद यूट्रस को सही करने के लिए जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई है या फिर जिनका शादी नहीं हुआ है, उनके यूट्रस को तो ठीक करना पड़ेगा। उनके लिए ये वाला सर्जरी है मैनचेस्टर रिपेयर। उसके अलावा हम ये पेशेंट को बोलते हैं कि आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके लिगामेंट्स पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रहे। और एक और होता है यहाँ पे पेसरी ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि रिंग और हॉज होता है। रिंग और हॉज पेसरी, वो ये कैसा होता है, ये देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब यूटेराइन प्रोलैप्स होता है तो देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्लैडर है और ये आपकी यहाँ पे रेक्टम है और यहाँ पे देखिए यूट्रस है, ये नीचे की तरफ आने लगता है। अब रिंग जो पेसरी होता है ये कुछ इस टाइप का होता है। अगर यूट्रस ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है तो ये रिंग को आपके यूट्रस में सपोर्ट के लिए लगाया जाएगा। एक गोल सा होता है और एक की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। तो आपको समझना है कि अगर किसी का शादी नहीं हुआ है या किसी का शादी हो गया है और वो लेडी प्रेग्नेंट अभी तक नहीं हुई है, उनको कोई भी बच्चे नहीं है, तो क्या होता है, यूट्रस को तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो हम वो रिंग का उपयोग करते हैं ताकि वो यूट्रस को सपोर्ट कर सके। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा लास्ट सबसे होता है सिस्टोसेल और रेक्टोसेल। ये जो प्रॉब्लम है ये भी महिलाओं को होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली आपका जो यूट्रस है वजाइना से बाहर आने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोसेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोसेल बोलते हैं। और यहाँ पे है, ये देखिए ये आपकी वजाइनल वॉल है और ये आपकी ब्लैडर है, पेशाब की थैली, और ये इस वॉल के अंदर घुसी जा रही है और आपको महसूस भी होगा। रेक्टोसेल में क्या होता है कि आपको दर्द महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपको स्टूल पास करने में दिक्कत हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहेगा, अनसेटिस्फैक्शन आपको हमेशा रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं रेक्टोसेल, जिसमें रेक्टम का पार्ट जहाँ पे स्टूल इकट्ठा होता है, मल इकट्ठा होता है, वो वाला पार्ट आपके वजाइना के वॉल में आने लगता है और आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है वजाइना में, तो इसी को हम रेक्टोसेल बोलते हैं। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आपको अपने बॉडी में कुछ भी चीज़ एबनॉर्मल लगे तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आपका बॉडी है, आप समझ रहे हो कि आपके साथ गड़बड़ कुछ ना कुछ हो रहा है। अब क्या होता है कि सेम चीज़ होता है, पेशेंट को अलग अलग पेशेंट होते हैं, पेशेंट को अलग अलग महसूस होती हैं चीज़ें, उनको अपने हिसाब से चीज़ें महसूस होती है, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग है, सबके बॉडी का वेट अलग है, सबके बॉडी का हाइट अलग है, सबके बॉडी में जो कैपेसिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो अलग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो भी डाउट है आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुद के लिए काम कीजिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, और उम्मीद है हम और आप मिलकर के बहुत लंबा सफ़र तय करेंगे।